कुछ लोगों को यह गुमान है कि अगर यह भारत का समाज एक शरीर की तरह है तो वो उसके मस्तक पर बैठे हैं और कुछ लोग पैरों में पड़े हुए हैं। इसीलिए मैं याद करता हूं सर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और उन तमाम लोगों ने एक इतना खूबसूरत संविधान बनाया कि अब पैर और सर में ऊंची नीच का भेदभाव नहीं रहेगा, सब बराबर रहेंगे। और इसी बराबरी से जिसको दिक्कत है वो आपके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। और आज इस मंच पर अपने समय की समस्याओं पर बात नहीं होगी तो यहां से कोई दिशा नहीं निकलेगी। समस्या यह है कि आपके लिए विश्वविद्यालय बनाए गए। मेरी पहली किताब अगर आपने पढ़ी होगी तो मैंने उन खतरों को वहां बताया था, प्रोफेसर की डायरी। मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, जितनी भी तरह की है, उन सब से लड़ने के लिए समझदारी की जरूरत होती है, विचार की जरूरत होती है। और विचार और समझदारी देने का सबसे आसान और सबसे अच्छा जरिया है शिक्षा। शिक्षा के जरिए ही आप लोगों को संपन्न कर सकते हैं, मानसिक गुलामी से आजादी दिला सकते हैं। शिक्षा के जरिए ही आप उन लोगों को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष का रास्ता दिखा सकते हैं। और शिक्षा लोकतांत्रिक देश में होनी ही चाहिए कि गरीब अमीर के नाम पर तय ना हो कि गरीबों को शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं तो 14 साल प्रोफेसर रहा। जिस देश में राज्य की जिम्मेदारी थी शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना, आपके गांव के पास में स्कूल खोला गया, गरीबों के बच्चे भी स्कूल जाएं, गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाएं, गरीबों के बच्चे भी डीएमएसपी बनने का सपना देखें, गरीबों के बच्चे भी देश चलाने के लिए आगे बढ़ें। उसके लिए आपके चौराहे पर, आपके गांव के पास में स्कूल खोला गया और सरकार मुफ्त में शिक्षा देती थी जब भारत गरीब था। धीरे धीरे 75 साल तक आते आते भारत अमीर होता गया और शिक्षा को बेचता चला गया, महंगी होती चली गई। और अलीगढ़ वालों, उत्तर प्रदेश वालों, भूल तो नहीं गए, पिछले 4 साल में आपके यहाँ 26 से 27 हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया है। बताओ गलत तो नहीं कह रहा हूं? बंद किया गया? अरे भाई बताइए, भूल तो नहीं गए? सरकारी स्कूल बंद किया गया। तो स्कूल बंद करने का मकसद समझते हैं कि नहीं? उन स्कूलों में किसके घरों के बच्चे पढ़ते थे? हमारे और आपके घरों के बच्चे पढ़ते थे, गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, किसानों मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे। तो आप स्कूल बंद कर दिया और कंपोजिट स्कूल खोला गया था जिसे बंद किया गया, और उसके पास में कंपोजिट ठेका खुला हुआ है। 27,300 नए लाइसेंस दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने ठेका का। मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं। यानी आपके गांव के पास शराब मिल सकती है, शिक्षा नहीं मिल सकती। और नाम लेकर के हुकूमत कर रहे हैं कि हम भगवान के नाम का राम राज ले आए। ये है आपका राम का राज? वहां तो हर आदमी कलम होनी चाहिए भाई, शिक्षा होनी चाहिए ना। और आप जिसका राज लाए वो तलवार बांटता है। बताओ आपके बच्चों के हाथ में तलवार चाहिए कि कलम चाहिए? और अब नया नया एक यूजीसी का कानून ले आए हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लाना पड़ा, ये मानते हुए कि हमारे देश के कैंपसों में जातिगत उत्पीड़न बढ़ रहा है। उसको इतना खराब बनाया कि वो पहली हियरिंग में रुक गया। एसआईआर पर अभी तक कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। इस देश को चला कौन रहा है जरा समझिएगा। एसआईआर पर रोक नहीं लगी है। लगी है क्या? कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडब्ल्यूएस पर रोक लगी, 5 जजेस की बेंच बना दी, 3 फेवर में थे, 2 विरोध में थे, पास करा दिया। और यहां यूजीसी के बनाए कानून, एक तो गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया और दूसरे तुरंत रोक लग गई। और थोड़े से लोग सड़क पर उतरे थे आंदोलन करने, टेलीविजन पर लाइव दिखाया जा रहा था। और मैं तो वह देखकर बड़ा हैरान हो गया। मुझे बहुत खराब लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनकी जात के नाम पर लोगों ने गालियां दी। बताओ देखा आपने कि नहीं देखा? प्रधानमंत्री जी को जाति के नाम पर वो लोग गाली दे रहे थे ना। एक भी पर मुकदमा हुआ? कितना खराब खराब नारे लगा रहे थे उनके ऊपर। हाँ वो देखो सब बता रहे नौजवान, उनके जात को लेकर के गाली दे रहे थे। उनके लिए गाली दे रहे थे जो कहते थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। बोला था ना। मेरी दूसरी किताब जाति जनगणना पर मैंने इसीलिए लिखी, बहुजन समाज के मेरे लोगों, हमारे लोग असल में उस जाल में फंस जाते हैं जिसमें उन्हें नहीं फंसना था। और हजारों साल का इतिहास मैंने इसीलिए गिनाया कि हर दौर में ऐसे विचारक, ऐसे लोग आए जो आपको आगाह किए कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चिड़ियों तुम जाल में फंसना मत। और आपको कभी धर्म का जाल फैलाकर, कभी कथा का जाल फैलाकर,
और कभी किसी चीज का जाल फैलाकर आपको फंसाया जा रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाति जनगणना हमारा मुद्दा क्यों है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं इस देश में अगर 100 अरबपति हैं और इस देश में 90 आबादी SC ST OBC की है, तो इस देश के 100 अरबपतियों में 90 अरबपति SC ST OBC के हैं क्या? अरे 90 छोड़िए, 9 भी नहीं, और 9 छोड़िए 1 भी नहीं है। ये सवाल जिस दिन कोई पूछ देगा, उनका धर्म का तंबू खतरे में आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत को बांट रहे हो। हम यह भी जानना चाहते हैं कि 84 करोड़ लोग आज 5 किलो अनाज लेने पर मजबूर कर दिए गए, उसका जाति जनगणना कराएंगे तो उन 84 करोड़ लोगों में से 90% SC ST OBC निकलेंगे। आप अपने सरकारी अस्पताल में जाना, सुबह देखना बीमार बन करके लाइन लगा करके दवाई के लिए तड़प रहे लोग 90% SC ST OBC निकलेंगे। हम कहां हैं 90%? हम बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हैं। आपके जिले में भी कोई लेबर चौराहा होगा, सवेरे जाकर उसकी जाति जनगणना करा लेना। दिन दिहाड़ी मजदूरी के लिए जो लोग खड़े होंगे वो 90% SC ST OBC होंगे। आपके बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली, वो 90% वहां खड़े। मैं तो विश्वविद्यालय में रहा और जाति जनगणना पर हमने भी सवाल किया, क्या इस देश के 90% विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर आपके बच्चे हैं क्या? मैं आंकड़े बताऊं, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 38 प्रोफेसर SC ST OBC नहीं है। अब कौन है ये समझ जाएंगे आप। 1 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब और 5 OBC, जिसमें से 2 साल में 3 लोग रिटायर हो गए। फिर ये किसका भारत है? सुप्रीम कोर्ट के जज कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज जो बने हैं उनमें एक दलित भी पिछले दिनों बने थे, एक उनके पहले बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब दलित बने तो उनके ऊपर जूता मारा था किसी ने। वो आज जेल में है कि बाहर है बताइए? कुछ दिन बाद किसी एक पार्टी का टिकट पर चुनाव न लड़े तो कहिएगा। समझदार को इशारा काफी। आपने यही तो किया। तो हमारे 90% लोग हैं कहां? वो प्रोफेसर नहीं है, वो वाइस चांसलर नहीं है, वो PDA जिसे आज उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय शब्द कहा जाता है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी, वो PDA 90% है कहां? इसलिए जाति जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना के जरिए इस देश को आंकड़े पता चलेंगे। और आज ये नौजवान जानते होंगे कि उसी UGC कानून के लिए जब नौजवान विश्वविद्यालय में लड़ाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर जेल मुकदमा किया जा रहा है। बिना जाति जनगणना के इस देश को पता कैसे चलेगा कि 10 रोटी पर 90 लोग पेट भर रहे हैं और 90 रोटी 10 आदमी खा रहा है? ये देश जानना चाहता है कि वो 10 आदमी कौन है। और हम भी ये बात कहने के लिए जाति जनगणना के मुद्दे को उठाना चाहते हैं कि ये UGC वाले मामले में इसीलिए आप कामयाब हुए क्योंकि मीडिया में आपके लोग नहीं, विश्वविद्यालय में आपके लोग नहीं, प्रोफेसर नहीं, वाइस चांसलर नहीं, तो आपकी बात करेगा कौन? इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान ने समता और न्याय की बात की थी। और हम भी चाहते हैं कि समता और न्याय के इस पैगाम को लेकर हमें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आखिर में, क्योंकि बहुत वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है, मैं अपनी बात समेटते हुए कह रहा हूं, SC ST OBC को जब बाहर किसी दुश्मन से नहीं लड़ना होता है तो वो आपस में लड़ता है। बताओ गलत कह रहा हूं? सही। वो सबसे पहले अपने घर में लड़ता है। OBC में जो जातियां थोड़ी ताकतवर हैं, जोड़ी, अभी हम लोग बैठे थे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी के घर पर, तो वहां पर ये बात हो रही थी, कई समाज के लोग थे और सबकी ये पीड़ा है कि असल में जो जहां ताकतवर होता है वो अपने कमजोर को कुछ समझता ही नहीं। और जब आपस में आप लड़ते रहोगे तो तीसरा कोई आएगा। 2 बिल्लियां लड़ रही थी रोटी के लिए, तो एक बंदर आता है और कहता है कि मैं न्याय करता हूं, रुको। तो तराजू लेकर जब आता है तो एक तरफ रोटी ज्यादा रखता है, दूसरी तरफ कम। तो इधर से खा लेता है तो इधर ज्यादा हो जाती है, फिर इधर खा लेता है, इधर ज्यादा हो। धीरे धीरे वो दोनों तरफ की रोटी खा जाता है और बिल्लियों से कहता है कि देखो मैंने कितना अच्छा न्याय किया है, जितनी भूखी तुम हो उतनी भूखी ये है, और दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। क्या इस देश के PDA बहुजन समाज, उसके सामने ये खतरा नहीं है कि हमारी आपस के मतभेद का फायदा मुट्ठी भर लोग उठा रहे हैं? क्या ये एक होने के लिए काफी नहीं? और उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। हमारे समय जाति जनगणना, मेरी किताब आप पढ़िएगा जरूर, उसमें मैंने बाकायदे इतिहास लिखा है कि समाजवादियों ने जब नारा लगाया था कि सबको 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा।
और अर्जक संघ से लेकर के त्रिवेणी संघ का आंदोलन इस देश में हुआ। मैंने अपनी किताब में विस्तार से बताया, क्योंकि नई पीढ़ी के बच्चे नहीं जानते। तो वो लड़ाई लड़े तब तो हम यहां पहुंचे। और मंडल लागू करने के समय जब इस देश में, मैं ये देखकर हैरान हुआ, अनंतराव अकेला साहब बैठे हुए हैं, और मैंने जब रिसर्च किया और ये पाया और उसे अपनी किताब में लिखा, बहुजन समाज के लोगों, हमारे पुरखे पहले भी कई बार बड़े बड़े सामाजिक गठबंधन बना चुके थे, और मंडल लागू करने के लिए जहां एक तरफ शरद यादव, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद जी लड़ रहे थे, तो उनके साथ कौन लोग खड़े थे? रामविलास पासवान, उस समय के, बाद में तो सारे लोग कुर्सी की दिशा में कहीं और चले गए, नीतीश कुमार, और उत्तर भारत में उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कर रहे थे मान्यवर कांची राम। आप कल्पना करिए, मैंने बाकायदा एक चैप्टर लिखा है और उसमें यह बात बताई कि कैसे हमारे बहुजन समाज के लोग एक होकर के लड़ रहे थे। और गाजीपुर में एक जगह है मुहासिबपुर, वहां पर 4 लोग मारे गए और चारों शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के थे, जो मंडल लागू करने के लिए लड़ाई में मारे गए थे। जब जब जरूरत पड़ी हम एक हुए, और जब एक हुए तभी बचे। इसलिए उस किताब के इतिहास को आज हमारे सामने खड़ा करने की जरूरत है। उस समय नारा लगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में उस नारे को संशोधित करके आज लगाना जरूरी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। अगर हम जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम एक बड़ी एकता बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर ओबीसी कम्युनिटी में मैं यादव समाज से आता हूं, या और हमारे जाट गुज्जर भाई हैं, अभी राजकुमार भाटी साहब आएंगे, वो भी विस्तार में आपको यही बात बताएंगे। जिसकी आबादी ज्यादा उसकी जिम्मेदारी ज्यादा। आओ 2 कदम हम पीछे हटते हैं और अपने अति पिछड़े समाज के लोगों को, अपने बाकी जाति के लोगों को अपने साथ कंधे पर कंधा मिला करके और एक बड़ी एकजुटता के लिए तैयार करते हैं, तब पिछड़ों की एकजुटता बनेगी। और अगर वो पिछड़ों की एकजुटता नहीं बनी तो कितना भी बड़ा महासंघ बना लीजिए, संघ से नहीं समाज से एकजुटता आती है। और जब ओबीसी वैचारिक रूप से एकजुट हो जाएगा तो उसका स्वाभाविक मित्र वही बहुजन समाज बनेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग आपके साथ खड़े होंगे। और कल्पना करिए कि जिसकी आबादी 90% उसकी हुकूमत ना हो, ऐसा संभव है क्या? इसलिए अब बहुत मुश्किल वक्त है। आखिरी बात कहकर के आपसे विदा ले रहा हूं। हम चुनाव की बात नहीं कर रहे, चुनाव तो आते हैं जाते हैं। विचार अगर हार गया तो फिर विचारों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कोई अंबेडकर लौट कर आएगा, नहीं कोई लोहिया आएंगे, नहीं कोई पुराने मंडल आंदोलन के लोग आएंगे। और आने वाले समय में ये लड़ाई इतनी कठिन कर दी जाएगी। आप जाकर देखिए साहब, आज जो बोल रहा है, आज आप कोई सवाल हुकूमत से पूछ दो, अगर शाम तक उसके घर ईडी सीबीआई नहीं पहुंच जाए तो कहिए। और परेशान करने के लिए हम लोगों को भी इतनी तरह से परेशान किया जाता है कि पूछिए मत। तो फिर लड़ेगा कौन? तो जो लड़ता है उसका 2 काम किया जाता है, उसको आपके नजर में बदनाम कर दिया जाता है। इसलिए आपको भी कुछ लोग बरगलाने आएंगे कि ओबीसी में फला ने तुम्हारा हक खा लिया, केवल इसलिए कि उससे तुम लड़ जाओ और दूर हो जाओ। उससे कहना कि बिना जाति जनगणना के हम मानेंगे कैसे? इसलिए जाति जनगणना होनी जरूरी है, सबको सबके हिस्से का न्याय मिले। और संविधान को आगे रख करके, संविधान को के हाथ में लेकर के दंगाई नफरत की भीड़ में जाने से अपने बच्चों को बचाइएगा। ये मैं दूसरी बात आपसे गुजारिश कर रहा हूं। पहला मुद्दा जाति जनगणना और संविधान है, जिस पर हम सब एक हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा, ये सांप्रदायिक ताकतें आपके घर का मोहब्बत और अमन चैन छीन रही हैं और आपके बच्चों को दंगाई बना रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, नजर रखिएगा कि आपके घर का कोई बच्चा किसी दंगाई भीड़ में शामिल ना हो जाए, और उससे अपने घर के बच्चों को बचाइएगा। क्योंकि जो नेता दंगा कराता है उसका नेता का बच्चा सब विदेश में पढ़ाई करता है, एक भी दंगा करने नहीं आता और गरीबों के बच्चों को दंगे में झोंकने का काम करता है। इसलिए उस सांप्रदायिकता से हमारी लड़ाई हमेशा रहेगी, जो डॉक्टर लोहिया की थी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की थी। और तीसरी बात, शिक्षा, कलम और किताब की बात करिएगा। कलम और किताब हर हाथ में पहुंचे, कलम और किताब से शिक्षा मिले और शिक्षा से ही समझदारी आएगी। और इस बात को आपस में जाकर कहिएगा, जिस भी गांव में जाएं और हाथ जोड़ करके कहें कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। अगर हम एक दूसरे से हाथ में हाथ बांध नहीं पाए तो आने वाले खतरे में, अब अगर संविधान बदल गया
तो फिर दूसरा कोई संविधान बनाने और बचाने नहीं आएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ कि अलीगढ़ से एक पैगाम निकले कि हम उन लोगों को जो संविधान विरोधी हैं, जो हमारे सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, जो शिक्षा विरोधी हैं, उनको कभी अपने प्रदेश और देश की हुकूमत में न रहने दें और संविधान से देश चले, संविधान से ही सब मोहब्बत प्यार से रहें। इसी उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।